नेक्स्ट है इसमें राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। पहले हमने इसमें जाना राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिन्होंने क्या माना था कि जो राज्य है उसकी रचना ईश्वर ने की है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन इस सिद्धांत के, शक्ति सिद्धांत के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के कारण हुई है, माने राज्य जो अस्तित्व में आया है शक्ति के कारण आया है। राज्य अपने आप को बनाए रखता है तो वो उसके लिए भी उसको शक्ति चाहिए। शक्ति के कारण अस्तित्व में आया, शक्ति के कारण खुद को बनाए रखे हुए है, माने खुद की रक्षा कर पा रहा है, खुद का अस्तित्व बचाए रखे हुए हैं और शक्ति के आधार पर ही राज्य विकास कर पाता है। शक्ति के कारण ही वो अपनी सीमाओं का विकास करता है। और ऐसे में इन विचारकों का ये मानना है कि राज्य का जो मुख्य आधार है वो शक्ति ही है। अब इन्होंने किस तरह से माना है कि राज्य शक्ति के आधार पर अस्तित्व में आया, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, राज्य श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है। इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं, जब वो ये कहते हैं कि राज्य शक्ति के आधार पर अस्तित्व में आया, तो शक्ति तो कई तरह की होती है। शारीरिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, कई तरह की होती है। लेकिन यहाँ वो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं शारीरिक शक्ति की, जो फिजिकल पावर है उसके आधार पर राज्य अस्तित्व में आया है। किस तरीके से कि इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई, मनुष्य अकेले अकेले रहते थे, सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले ही करते थे। कंदमूल फल खाने हैं या जो भी उनके कार्य हैं वो अपने तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करना या रहने की व्यवस्था करना। लेकिन इसमें जब सभी अलग अलग अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में रत थे, तो जो शक्तिशाली लोग होते थे, माने जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, वो निर्बल व्यक्ति का हक छीन लेते थे। फिजिकली सारे एक जैसे नहीं है ना, कोई कति मरु होगा, कोई ठाडा होगा, किसी में घना हंगा होगा। जो तुम बोलते हो शक्ति उसी को बोलते हो ना। तो जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे या जो सबल लोग थे शारीरिक रूप से, वो निर्बल लोगों का हक छीन लेते थे। माने निर्बल व्यक्ति ने अपने लिए कोई व्यवस्था कर रखी है रहने की, तो उस पर कब्जा कर लिया, या कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर रखा है, यही चीज़ें होती थी उस समय, तो वो छीन ली और उसको मार दिया, क्योंकि वो भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, और संघर्ष करेगा क्योंकि वो फिजिकली वीक है, तो वो उसके हाथों मारा जाएगा। तो इस तरीके से जब जो सबल व्यक्ति थे वो निर्बल व्यक्तियों का हक छीन लेते थे, तो लोगों ने समूह में रहना शुरू कर दिया, ग्रुप बना दिए छोटे छोटे। अब ये जो समूह बने, तो इन समूहों में एक मुखिया होता था, एक को समूह का मुखिया बनाते थे, और जो मुखिया है वो समूह के अन्य लोगों की रक्षा करता था। उसको थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। माने मुखिया कौन बनता था? जिसमें शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति दोनों थे। तो वो अपनी बुद्धि के बल पर और अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर अपने समूह के लोगों की रक्षा करता था, और बदले में जो समूह के लोग हैं उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन बात फिर वही आ गई, अनेक समूह हैं। कोई जो समूह का नेता है, जो मुखिया है, वो ज़्यादा शक्तिशाली, दूसरे का कम शक्तिशाली। तो जो शक्तिशाली समूह होते थे वो निर्बल समूहों पर आक्रमण कर देते थे, और आक्रमण करके उनको मार के उनके हक छीन लेते थे। तो ऐसे में ये जो समूह थे, अब जब एक समूह ने दूसरे समूह पर आक्रमण किया, उसके लोग मार दिए तो ठीक है, नहीं मारे तो उनको गुलाम बना लिया। उन्होंने जो भी कुछ इकट्ठा कर रखा है संपत्ति के रूप में वो ले लिया। तो समूह बड़े बड़े होते गए। छोटे छोटे समूह जो थे, इसी शक्ति के कारण एक समूह ने दूसरे समूह पर आक्रमण किया। किस कारण से? क्योंकि वो खुद को ज़्यादा
शक्तिशाली मानते थे, अपनी शक्ति सिद्ध कर रहे, आक्रमण किया तो ये समूहों के जो आकार थे वो बड़े बड़े होते गए। और ये जो बड़े बड़े समूह थे फिर ये कबीले के रूप में इन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। जब तक ये समूहों में थे तभी ये घूमते रहते थे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे खाना बदोश होते थे, जो जहाँ रात हो गई वहाँ सो गए, जहाँ लगा कि खाने पीने का सब अच्छा प्रबंध है वहाँ कुछ दिन टिक गए, इस तरीके से। लेकिन जब ये छोटे छोटे जो समूह थे ये इसी शक्ति के कारण बड़े बड़े समूहों में परिवर्तित हो गए, और ये जो बड़े समूह थे ये कबीले कहलाए। और कबीलों ने शुरू में तो कबीले भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, लेकिन फिर कबीलों ने स्थायी रूप से एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जब कबीलों ने स्थायी रूप से एक जगह पर रहना शुरू किया तब वो बड़े बड़े कबीले जो थे वो छोटे छोटे राज्य बन गए। माने जो कई कबीले थे वो कई राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। नेक्स्ट है इसमें राज्य का विकास शक्ति द्वारा हुआ है। जब अलग अलग कबीले स्थायी रूप से अलग अलग जगहों पर रहने लगे, बात फिर यहाँ शक्ति की आ रही है कि जो कबीले ज़्यादा शक्तिशाली थे उन्होंने अपने से कमज़ोर कबीलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उनको विजयी करके अपने में मिलाते चले गए। उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेते, उनके लोगों को गुलाम बना लेते। तो इस तरीके से जो कबीले थे जो शुरू में छोटे छोटे राज्य बने, जब इन्होंने एक कबीले ने दूसरे पर आक्रमण किए, जो छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए थे, बड़े बड़े कबीले छोटे छोटे राज्य के रूप में जब अस्तित्व में आए थे, तो इन राज्यों ने जब एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू किया तो इन राज्यों की सीमाओं का विस्तार होता चला गया। माने फिर ये इनका जो आकार था वो बढ़ता चला गया। माने शक्ति के आधार पर ही राज्य अस्तित्व में आया और शक्ति के आधार पर ही इसने विकास किया, माने इसने अपनी सीमाएं विस्तारित कर ली। नेक्स्ट है इसमें युद्ध ने राजा को जन्म दिया। अब इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जो सर्वप्रथम राजा बना होगा वो यकीनन किसी शक्तिशाली कबीले का सरदार ही रहा होगा, क्योंकि जब कबीले थे तो कबीले के जो सरदार नियुक्त होते थे, कबीले का सरदार उसको बनाया जाता था जो शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो और बौद्धिक शक्तियाँ भी जिसमें ज़्यादा हों। तो कबीले के सरदार का कार्य क्या होता था? अपने लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, और बदले में जो लोग हैं वो कबीले के सरदार की हर आज्ञा का पालन करते थे। कबीले के सरदार के पास इतनी शक्तियाँ होती थी कि वो कबीले के नियम भी बनाता था, और यदि कबीले का कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता तो कबीले का सरदार उनको मृत्युदंड भी दे देता था। इतनी शक्तियाँ होती थी, और ये मृत्युदंड देने का अधिकार किसके पास है? अब राज्य के पास। तो ऐसे में जो कबीले थे, कबीले के सरदार अपनी शक्तियों में वृद्धि के लिए दूसरे कबीलों पर आक्रमण करते थे। सरदार उसको बनाया जाता था जो कुशल योद्धा भी हो, जिसको युद्ध करने के सारे गुण आते हों, जो नीतियाँ मतलब रणनीति बनाने में कुशल हो कि सामने वाले को किस तरीके से घेर के हराया जा सकता है। ये सारी खूबियाँ सरदार में थी, और सरदार जब कबीले को विजयी कराता था, कबीले का आकार बढ़ता था, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो सरदार था कबीले का, उसकी शक्तियों में और उसके प्रभाव में वृद्धि होती चली गई, और वह शक्तियाँ इतनी बढ़ गई, उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि जैसे वर्तमान में एक शासक का प्रभाव होता है वैसा ही जो प्रभाव है कबीले के सरदार का होता था। और कबीले का सरदार मृत्युदंड भी जब दे सकता था, तो यही शक्ति तो वर्तमान में राज्य की है ना, प्रभुसत्ता की शक्ति। ये और तो कोई संस्था दंड दे नहीं सकती,
राज्य नाम की संस्था ही दंड दे सकती है। तो इसलिए इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि जो सर्वप्रथम राजा है वो किसी न किसी, जो भी सर्वप्रथम राजा बना होगा वो किसी न किसी कबीले का सरदार ही रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें शक्ति राज्य का आधार है। अब इस सिद्धांत के समर्थक क्या कहते हैं? राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई, राज्य का विकास शक्ति के आधार पर हुआ, और जो सर्वप्रथम राजा था वो भी एक शूरवीर योद्धा रहा होगा। और वर्तमान में भी हम क्या देखते हैं कि जो राज्य है शक्ति उसके पास हमेशा रहती है, राज्य अपनी शक्तियों में वृद्धि भी करता है। यही राज्य की शक्ति है। जैसे आप किसी भी राज्य में देखो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाएं होती हैं। सीमाओं की रक्षा के लिए सेनाएं हैं, वो शक्ति का ही तो प्रयोग करती हैं। यूँ थोड़ी है कि दुश्मन को बहला फुसला के हरा लेंगे, शक्ति का ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह से राज्य जो कानून बनाता है वो कानून राज्य की सीमा में सब पर लागू होते हैं। यदि कोई उनका विरोध करता है तो राज्य के पास यही शक्ति है जिसके आधार पर राज्य उन विरोध करने वालों को दंड दे सकता है। माने अपनी सीमा के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राज्य शक्ति का प्रयोग करता है। सीमाओं की रक्षा के लिए भी शक्ति चाहिए, सीमाओं के विस्तार के लिए भी राज्य शक्ति का प्रयोग करता है, और आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राज्य शक्ति का प्रयोग करता है। माने शक्ति ही राज्य का आधार है, शक्ति के बिना राज्य कुछ भी नहीं है।